क्या हाल चाल, कैसे हैं क्लास नाइन्थ वाले भाई साहब? तुम्हारा मैसेज आ रहा था कि सर 10वीं वाले को टॉप कराते हो। सर क्या गजब का बताते हो। सर मैंने देखा आपके बताई हुई हिंदी में से 75 में से 71 नंबर का सेम टू सेम पेपर हमारे स्कूल के भैया बता रहे थे। सर गणित में तो आपने 75 में से 65 नंबर का बताया है उनको, हमारे लिए क्यों नहीं ला रहे हो? ऐसा मेरा नहीं, क्लास नाइन्थ वाले बच्चों का कहना है। बोलते हैं सर हमारे स्कूल में आपके चर्चे हैं कि क्लास टेंथ तो मिडिल एजुकेशन से पढ़ना है। लेकिन सर आप मेरे लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो? लेकिन भाई साहब तुम्हारे इतने सारे मैसेज और प्यार और सपोर्ट को देखने के बाद मैंने ठान लिया है, उनके जैसे तुम्हें भी टॉप कराऊंगा। यह चीज मैं गारंटी के साथ कहता हूं, दावा ठोक के कहता हूं, अडंका के चोट पे कहता हूं। अगर मेरे द्वारा बनाई हुई मात्र 4 वीडियो, अगर मात्र 4 वीडियो को तुमने देख लिया ना, लिटरली एग्जाम फोड़ दोगे, पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करके आओगे। और गारंटी के साथ कहता हूं, मेरे द्वारा बताई हुई क्वेश्चंस 75 में से आसानी से 70 से 72 नंबर का हु बहु पेपर देखने को मिलेगा। मैं 3 नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ रहे हैं। जैसे आज क्लास टेंथ के हिंदी का पेपर था, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है जो कि मैंने नहीं पढ़ाया और मैंने स्वयं बुक में भी नहीं देखा। तो कुछ क्वेश्चंस दाएं बाएं होते रहते हैं, इनकी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं। लेकिन अगर तुम्हारे बुक से आ गया, मतलब मिडिल एजुकेशन के वीडियो में देखने को मिलेगा और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भाई फालतू बात नहीं है ना, फालतू नहीं। अगर तुम अपना टाइम मुझे 15 मिनट दे रहे हो तो यकीन मानो 15 मिनट में उन सभी क्वेश्चंस को बताने का ये जिगर रखता हूं जो एग्जाम में आ रहा है। तो चलें हम शुरू करते हैं। हम 4 सेटों में प्रश्न पत्र लेकर के आएंगे, ध्यान सुन लो। वैसे भोपाल से आ रहा है 6 सेटों में, हम लाएंगे 4 सेटों में, ए बी सी और डी। ऑलरेडी सेट नंबर ए अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक मस्ती में हो, जाकर के देख लेना मेरे भाई। अगर तुम्हारा सपना है एग्जाम में टॉप करना, अगर तुम्हारा सपना ठीक है यार 75 में से ले आएंगे 35 नंबर, मत देखो वीडियो, आपके लिए मिडिल एजुकेशन नहीं बना रहा है। मिडिल एजुकेशन से निकलते हैं केवल टॉपर। ये है सेट नंबर 2। चलो फटाफट सेट नंबर 2 को देखते हैं, फिर आएगा सी, फिर आएगा डी। बहुत समय है, सब कर लेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं वीडियो को शुरू। 75 नंबर का हमारा पेपर रहेगा, समय मिलेगा 3 घंटे, 23 प्रश्न देखने को मिलेगा और 8 पेज का हमारा पेपर रहेगा। पेपर हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम आएगा, लेकिन जो मैं आंसर दिखाऊंगा केवल हिंदी वर्जन में आंसर दिखाऊंगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो कमेंट करके बता देना, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हारे लिए भी रिकॉर्ड करूं, ठीक है। आई मीन इसी में मैं हिंदी इंग्लिश बाई लैंग्वेज कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर जंप करें सीधे क्वेश्चंस की तरफ भाई, बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न कहता है सही विकल्प चुनकर लिखो, ठीक है भाई। तुरंत याद करना सही विकल्प, तुरंत याद करना। आज कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर में सेम टू सेम सही विकल्प 3 पूछ लिया था। 3 सेम टू सेम यार, सेम टू सेम मतलब जो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ वही 3 आ गया। अब यार 6 में 3 तुम्हारा आ गया है, कहाँ कहाँ बुराई है ये बताओ, है ना। 3 आए हैं तो अलग से आए हैं, सेम टू सेम कह रहा हूं, मतलब जैसे मैं लिखा इसी को उठा के वहां पे पटक दिया, ऐसी की बात कर रहा हूं, ठीक है। पहला नंबर कह रहा है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव्य का आकार नहीं परंतु आयतन होता है। मतलब जिसमें आकार नहीं होता लेकिन आयतन होता है, द्रव कहलाता है मेरे भाई। आकार नहीं होता, पानी का कोई आकार नहीं है लेकिन आयतन है, ठीक। इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है। नेक्स्ट कहता है बिलियन का वह घटक जिसका मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को बिलियन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? इसे विलायक कहते हैं। देख 2 चीज होता है यार, वैसे होता है 3 चीज है, ठीक है। एक होता है मिलाने वाला, दूसरा होता है जिसमें मिलाते हैं, समझना। जैसे शक्कर, शक्कर को हम मिलाते हैं पानी में, शक्कर हमारा कहलाएगा विलेय, है ना। जो कम मिलाते हैं वो कम लिखो ना, 1 2 3, छोटा सा 1 2 3, है ना। तो शक्कर कम मिलाते हैं पानी में, और पानी ज्यादा रहता है तब ना शरबत बनता है जी, है ना। तो पानी ज्यादा रहता है तो पानी को कहते हैं विलायक, शक्कर को कहेंगे विलेय, और जो मिल के शरबत बनेगा उसे कहेंगे बिलियन, वो बटेगा सबका, है ना। ये समझ गए। तो जिसे मिलाते हैं उसे विलेय कहते हैं, जिसमें मिलाते हैं उसे विलायक कहते हैं, और जो बनता है उसे शरबत मतलब बिलियन कहते हैं। नेक्स्ट कहता है 2 या 2 से अधिक परमाणु का समूह क्या कहलाता है? 2 परमाणु के समूह को अणु कहते हैं, है ना। 2 परमाणु के समूह को अणु कहते हैं। वह सूक्ष्म कण जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देता उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी ने नहीं देखा, अगर तुम्हें बालू का कण दिखाई दे रहा है वो अणु है। अगर मतलब वो छोटी छोटी चीजों जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, एक डस्ट का धूल का कण दिखाई दे रहा है वो अणु है। परमाणु को हम अपने नंगे आंखों से देख ही नहीं सकते। अब नंगे का मतलब ये नहीं कि सर क्या इसमें भी अंडरवियर पहनाएंगे, अरे नहीं रे,
कैसी बातें कर रहा है। नंगे का मतलब ये है कि जब तक आप माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे नहीं देख पाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है, अ ग्रुप ऑफ टू मोर एटम्स इज कॉल्ड, इट्स लाइक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट कहता है कि कैनॉल किरणें की खोज की है ई गोल्डस्टीन ने। ठीक है, इन्होंने कैनॉल किरणें की खोज की है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। गोल्डस्टीन पूछेगा या गोल्डस्टीन, जो भी तुम बोलो। एक कोश के जीव का एग्जाम्पल है, एक कोश की जीव मतलब केवल एक कोश का होता है, अमीबा। और अमीबा का आकार ऐसे होता है, कुछ भी बना दो अमीबा है, कुछ भी बना दो अमीबा है भाई। अमीबा कोई आकार निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट कहता है तेज हवा में चलने से पेड़ के फल या पत्ते टूट करके गिर जाती हैं, बिल्कुल गिर जाती हैं। ये क्यों होता है? तेज हवा चला, पत्ता टूट के गिरा, मतलब उसमें गति हुआ, तो गति जड़त्व के कारण, इसलिए टूट के गिर जाते हैं मेरे भाई। समझ गए? समझ गए ना? इसको मैंने सेट नंबर ए में भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था, सेट नंबर बी में फिर से करा रहा हूं, मतलब आपके पेपर में आ रहा है। समझ गए? इंग्लिश में क्वेश्चन अवेलेबल है। आगे कहता है प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल डैश 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 दिशा में कार्य करता है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल कहाँ कार्य करता है? विपरीत दिशा में। विपरीत, न्यूटन का पहला नियम है मेरे भाई। न्यूटन के तीनों नियम, माँ कसम खा के कहता हूँ रट लो, आएगा अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन। तुम सब अब तुम ना अपना किताब रख दो भाई, रख दो अपना किताब, मत किताब खोलना और 50 लोग का वीडियो मत देखना, अगर तुम्हें एग्जाम में लिटरली टॉप करना है तो, है ना। वीडियो देखोगे कंफ्यूज होगा, फिर आके मुझे बोले कि सर आपको बताए हुए नहीं आया है, मैं थप्पड़ दूंगा कान के नीचे ना। ऐसा नहीं बोलना, 10th वाले नहीं बोलते हैं, उनको पता है मिडिल एजुकेशन जो बताएगा वो आएगा। कल पता है एक 10th का बच्चा क्या बोला था, सर आप ही मुझे ये बता दो कि एमपी बोर्ड का पेपर आपके बताए हुए क्वेश्चन से बाहर क्यों नहीं जाता है? मतलब एमपी बोर्ड को आप चैलेंज दे रहे हो सर, है ना। ऐसे बच्चे कमेंट्स हैं। नेक्स्ट कहता है कि किसी वस्तु का डैश 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 द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल का बराबर होता है, तो यहाँ पर भार लिख देना भाई, वेट। ठीक है, वेट। अच्छा, न्यूटन का पहला नियम मैं बता रहा था कि क्रिया बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। ठीक है, न्यूटन का दूसरा नियम जड़त्व का नियम बताता है, न्यूटन का तीसरा नियम बताता है संवेग संरक्षण का नियम। आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, सब्र करो मेरे भाई। नेक्स्ट कहता है कि किसी वस्तु के में उसकी गति के कारण ऊर्जा जो निहित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे गतिज ऊर्जा, गति के कारण होती है तो गतिज ऊर्जा, खत्म। नेक्स्ट कहता है ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे है? तो ध्वनि तरंगे आपका अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा है? अनुदैर्ध्य तरंग है, याद रखना। ध्वनि तरंग है अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। खरपतवार का उदाहरण है, तो यहां पर तुम्हें लिखना है पथरी, पथरी लिख देना, खरपतवार ही है। ठीक है, अब ये पढ़ लेना, बता रहा हूं क्यों। नेक्स्ट कहता है कि कोलाइड एक डैश डैश मिश्रण है, तो कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी, विषमांगी। अब विषमांगी क्या होता है साहब? अरे विषमांगी मतलब जो घुलता नहीं है यार, वो कोलाइड है। जैसे तुम देखे हो, एक बात बताओ, कभी खपड़े वाले घर में गए हो? अब तुम कहाँ जाओगे, तुम तो अमीर घर के बच्चे हो, है ना। खपड़े वाले घर में जाना, जहाँ खपड़ा से देखते हो कि छोटी सी रोशनी आती होगी, रोशनी के पास चारों तरफ कण ऐसे घूमते रहते हैं, वही है कोलाइड, है ना। विषमांगी है। अगर एक कण समांगी होता ना, तो ये कण सूर्य के प्रकाश से मिल जाता, लेकिन कभी नहीं मिलता है, मतलब कोलाइड विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। कौन कौन गया भाई ये बताओ, खपड़े वाला घर में कौन कौन अंदर गया है और जिसने खपड़ा से आते हुए सूर्य के प्रकाश को ऐसे देखा है नीचे? कौन कौन देखा भाई? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से लिखो कमेंट सेक्शन में। जो स्टूडेंट्स मुझे ईमानदारी से बताएगा उसको मैं हार्ट दूंगा। ठीक है, अपना कलेजा यार, मजा आएगा। नेक्स्ट कह रहा है सत्य सत्य लिखो, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, अगर निश्चित अनुपात में मिला होता ना तो मिश्रण क्या कहलाता? तुम बताओ क्या होगा? अरे नहीं रे, वो मिश्रण नहीं कहलाता, तो यह सत्य हो जाएगा। अगर निश्चित अनुपात में मिले होते तो यौगिक कहलाता। अरे योग मतलब जोड़ना, तो निश्चित जोड़ना, निश्चित चीज जोड़ना यौगिक कहलाता है। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 होता है, मतलब 8 दूनी 16 17 18। क्या आर्गन का इलेक्ट्रॉन वो परमाणु क्रमांक 18 होता है? बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, रेडान, है ना, इसे कहते हैं शून्य ग्रुप की गैसें। बढ़ाएंगे आगे, सब्र करो, लेकिन अभी क्लास 9th में हो, इतना ही बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट कहता है कि किसी कोशिका की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? किसी कोशिका की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई नहीं है, नहीं, गलत बात है भाई, असत्य हो जाएगा। पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। ठीक है, गति का प्रथम नियम बल के नियम को व्यक्त करता है, नहीं करता रे। गति का पहला नियम बल का नियम कहाँ बताता है? गति का नियम तो कहता है कि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, मतलब हम जितना बल लगाएंगे उतने बल से वो भी हमें लगाएगा। अरे बंदूक का गोली चलना, जैसे मैंने बंदूक को पकड़ के ठिशका गोली मारा, जितने स्पीड से गोली निकलेगी उतनी स्पीड से बंदूक मुझे झटका देगी। एक बार मैं अपने, मतलब अब मेरी शादी नहीं, मेरे घर में शादी हो रही थी। ठीक है, मेरे घर में शादी हो रही थी, मैं बंदूक चला रहा था भाई। अरे वो बंदूक चलाते ना शादी दिन, तो जानते हो टसन के चक्कर में, है ना। मैं बंदूक चला रहा था, ठीक, मैंने बंदूक को फायर करने के लिए मैं थोड़ी ओवर स्मार्ट बन रहा था, एक हाथ से बंदूक पकड़ा था, है ना। बंदूक अच्छी नली वाली बंदूक थी,
एक हाथ से बंदूक चला करके ठिया! जैसे गोली बाहर निकली तुरंत मेरे हाथ से बंदूक छूटने छूटते छूटते बच गया। अरे लोग बाग बोलते भैया आराम से किसी को ठोक ना देना। तो ऐसे होता है ना, मतलब बंदूक झटका देती है, वो बंदूक मुझे झटका दी थी उस वक्त। फिर मैं जब नेक्स्ट टाइम चलाया दूसरी गोली फायर किया था दोनों हाथ से पकड़ करके। भाई चार लोग देखते हैं तो जानते इज्जत का सवाल रहता है ना। दाव एक अधिस राशि है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है कि ऊर्जा को ना तो नष्ट करते ना तो उत्पन्न कर सकते, क्या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है? हाँ बिल्कुल सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से तुम्हारा यहाँ पर मैंने सही गलत बता दिया है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी को मिलाइए। आइए फटाफट देखते हैं क्या हो जाएगा सही उत्तर। सबसे पहले कहता है नील हरित शैवाल, तो जैव उर्वरक मिला दो। ठीक है, बर्फ का गलनांक याद कर ले भाई, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक होता है, याद कर लो आएगा। ठीक है, संदेशों का वहन करता है तंत्रिका उत्तक। ठीक है, गति का द्वितीय नियम F बराबर ma, गति का द्वितीय नियम F बराबर ma। अब देखना कल पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा, गति के द्वितीय नियम को सिद्ध कीजिए। अब तुमको करना पड़ेगा F बराबर ma को प्रूफ, आगे करा दूंगा, टेंशन मतलब डरो मत, सब बताऊंगा। कोलाइड क्या है, तो दूध इसका उदाहरण है। गति का तृतीय नियम, ओ भाई रुक रुक रुक, गलत हो गया रे। गति का तृतीय नियम क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, यहाँ पर ये भाई कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, यहाँ पर ऑप्शन में त्रुटियां हैं, इसको मैं क्रॉस चेक करके और अपडेट दूंगा। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, बस एक ही छोड़ दूं नीचे वाला। ठीक है, इसे मैं मुझे क्रॉस चेक करना पड़ेगा यार, गलत नहीं पढ़ा सकता ये, फिर जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले इसी को कवर कर दूंगा, परेशान मत होना, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है बाबू, वो कहते हैं ना कुछ तो गड़बड़ है दया, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। नेक्स्ट कहता है प्रश्न नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर दो। बुझा हुआ चूना, बताओ चुनाव लिखा है, गजब क्या टाइपर है। बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्व का नाम लिखो, तो बुझा हुआ चूना में होता है कैल्शियम मतलब Ca, ऑक्सीजन मतलब O, और हाइड्रोजन मतलब H, ये चीज उपस्थित होता है। IUPAC का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। नेक्स्ट कहता है कोशिका में पाए जाने वाले दो अंग का नाम लिखो, तो कोशिका में दो अंग कौन कौन से पाए जाते हैं? यहां पर आपको लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक। नेक्स्ट कहते हैं कि वसा का संचित करने वाले ऊतक का क्या नाम है? जो वसा का संचित करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वसामय ऊतक। एक वृत्ताकार मैदान के दो चक्कर पूरा करने पर कल विस्थापन क्या होगा, मतलब लगा विस्थापन क्या होगा, ये होना चाहिए यहाँ पर लगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 0 होगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि घनत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब, ये होता है घनत्व का सूत्र, किलोग्राम प्रति घन मीटर भी इसे पढ़ा जाता है। अंग्रेजी मीडियम के हो तो अंग्रेजी में फोटो खींच लो, मतलब खींच लो। ठीक है, चलो भाई कमर कस लो, 6 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एक बात बताओ, पेट्रोल को कभी तुमने हथेली में रखा है? तुम्हारा हाथ ठंडा ठंडा लगने लगता है, ऐसा क्यों? ले भैया ये प्रश्न पूछा है। अथवा में कहता है कि गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनना चाहिए, क्यों? अब देखो फटाफट इसका आंसर। ठीक है, यहां तक होता है कंप्लीट, एंड ये रहा। ठीक है, जब हम पेट्रोल को हथेली पे डालते हैं तो तेजी से वाष्पित होता है, मतलब वेपोराइजेशन होता है, इस दौरान हमारी हथेली ठंडी हो जाती है क्योंकि उष्मा उसमें अवशोषित होती है। गर्मी में सूती कपड़े इसलिए पहनना चाहिए क्योंकि पसीना सोख लेता है और उसे वाष्पित होने देता है, पसीना को रोक के नहीं रखता, और हमें ठंडक महसूस होती है, इसलिए हमें पहनना चाहिए सूती कपड़ा। और हम पहन लेते हैं अच्छा मोटा कपड़ा, नहीं पहनना आज से। नेक्स्ट कहता है 7वां नंबर की वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करने वाले कारक बताना है, कारक कौन कौन से हैं? ये रहा, तापमान है, टेम्परेचर जिसे कहते हो, सतही जिसे सरफेस एरिया कहते हो, आर्द्रता ह्यूमिडिटी, और हवा की गति मतलब विंड स्पीड, बस इतना आपको चिपका देना है। नेक्स्ट अथवा में कहता है कि ठोस द्रव और गैस में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठोस और द्रव और गैस में 3 अंतर, बढ़िया बकायदे से ही चिपका देना, अच्छे से पढ़ लो। और सुनो, अगर इसका आंसर तुम्हारे पास लिखा है ना कॉपी में, जो तुम स्कूल में लिखे होगे वो पढ़ के जाना, क्योंकि जो लिखे हो वो पढ़ो, उसमें ज्यादा मजा आता है। ठीक है, इसलिए मैं सही सलाह देता हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं तुमको फेल करा के, मेरा ड्रीम है तुम टॉप करो, टॉप मारो, एग्जाम फोड़ो, ताकि पता तो लगे कि अपन भी मिडिल एजुकेशन से पढ़ के आए हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि गलनांक और क्वथनांक में 2 अंतर लिखो, और अथवा कह रहा है कि गर्मी में मटकिया या घड़े का जल ठंडा हो जाता है, क्यों? है ना, तो ये रहा गलनांक और क्वथनांक में अंतर। और मटकी का जल ठंडा क्यों होता है, यहाँ पर लिखा है क्योंकि बाष्पीकरण से ऊष्मा बाहर निकलता है और पानी होता है ठंडा। नेक्स्ट कहता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के दो एग्जाम्पल देना है। अथवा में कहता है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर लिखो। एक प्रश्न पता है क्या पूछेगा? तुमसे पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन है, बताओ इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूँ,
ठीक है, काम आएगा। जैसे बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अरे यार देखो, जो रखा रखा हो ऑटोमेटिक उसे कहते हैं भौतिक, और जिसमें तुम कुछ बाहर से ताकत दो, ऊर्जा दो, एनर्जी दो, ताप दो, उसे कहते हैं रासायनिक। जैसे जल का वाष्प बनना, ओए भाई कैसा रे पागल आ गया, ये नहीं होगा। जल का वाष्प बनना ये हो जाएगा रासायनिक में, ठीक है। लोहे की जंग लगना रासायनिक है, कागज जलना रासायनिक है, ठीक है। जल का वाष्प बनना रासायनिक में लिखना, प्लीज भौतिक में मत लिखना। भौतिक का होगा एक बर्फ का पिघलना, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक बर्फ का पिघलना हो गया भौतिक में, और दूसरा मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना, हाँ ये भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कंफ्यूज मत होना, ध्यान सुनना। मोमबत्ती का जलना ये हमेशा पूछता है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक, मोमबत्ती का पिघलना भौतिक, ठीक है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित को परिभाषित करो। संतृप्त विलयन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, निलंबन और शुद्ध पदार्थ। आओ देखते हैं। कोलाइडी विलयन ये रहा, संतृप्त विलयन, कोलाइड विलयन, निलंबन और शुद्ध पदार्थ क्या होता है, अच्छे से देख लो। नेक्स्ट कहता है कि स्थिर अनुपात के नियम को समझाइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने स्थिर अनुपात का नियम, बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो और ये चुपचाप चिपका देना, ठीक है। और इससे अच्छा आंसर अगर तुम्हारे पास है तो वो अपना आंसर लिखना, मैं फिर से ही बोलूंगा। मैं क्यों कहता हूं ऐसा, क्योंकि जो तुम लिखते हो बार बार पढ़ते हो वो याद रहता है, और अभी तुम नया देखोगे तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा, इसलिए तुम क्वेश्चन यहाँ से देखो और आंसर तुम अपना उठा लो। लेकिन जिसके पास नहीं है वो यहाँ से देख लो, बात खत्म। नेक्स्ट कहता है कि फ्लोएम और जाइलम में अंतर बताओ। ये रहा तुम्हारे सामने फ्लोएम और जाइलम में अंतर, बढ़िया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पता है इसमें मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख के लाया हूँ, इसलिए बोलता हूँ, ठीक है। शॉर्ट शॉर्ट में लिखा, बाकी सही लिखा, गलत नहीं लिखा भैया, गलत क्यों दूंगा। नेक्स्ट कहता है कि उत्तक को परिभाषित कीजिए एवं पौधे में उत्तक के मुख्यतः क्या प्रकार हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने उत्तक, समान कार्य करने वाली कोशिकाएं के समूह को उत्तक कहते हैं। पौधे में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट कहता है कि कैथोड किरणों की दो गुण लिखिए, और अथवा में कहता है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने कैथोड किरण, ठीक है, ऋणावेशित होती है, सीधी रेखा में चलती है। और रदरफोर्ड की कमियां, तो ये दो कमियां यहाँ पर लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट संयोजकता किसे कहते हैं, आयन की संयोजकता लिखो। और अथवा में कह रहा है हीलियम, नियान और आर्गन की संयोजकता शून्य होती है, क्यों, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा है, तो ये रहा तुम्हारे सामने संयोजकता, ठीक है। ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लो। और हीलियम नियान की संयोजकता शून्य होती है, क्यों, क्योंकि वो अष्टक पूर्ण कर लेता है, और जब जब अष्टक पूर्ण किया मतलब उसकी संयोजकता शून्य ही बनेगी। अब अष्टक क्या होता है, इतना समय तो बचा नहीं है, लेकिन समझा देंगे टाइम मिलेगा तो। समस्थानिक और संभारिक में अंतर बताओ। अथवा में कह रहा है कि कोशिका की खोज किसने की और कैसे। हाँ यार ये बात सही है। तो ये रहा समस्थानिक और संभारिक में अंतर, ठीक है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ऐसे ही लिख देना, ऐसे लिख देना, पूरा नंबर मिलेगा। एंड ये रहा कोशिका खोज को रॉबर्ट हुक ने किया था। कार्क के टुकड़े का सूक्ष्मदर्शी के अध्ययन से कोशिका की खोज की थी, ठीक है। तो इतना छोटा आंसर मत लिखना, तुम थोड़ी बड़ा देख लेना अपने कॉपी से आंसर या अपने बुक से, या फिर तुम एक काम करो ना, परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोध में भी आंसर ढूंढ सकते हो। माइट्रोकॉन्ड्रिया के 3 कार्य बताओ। और अथवा में कहता है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने माइट्रोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है एटीपी के रूप में, और शक्ति ग्रह कहते हैं, और श्वसन क्रिया में भाग लेता है। और ये रहा जंतु और पादप में अंतर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जंतु और पादप का चित्र बनाइए, चित्र अपने से देख लेना बुक से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि लाइसोसोम के कार्य बताओ। आओ दिखाते हैं लाइसोसोम, ठीक है। ये रहा लाइसोसोम के काम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है गाल्जी का उपकरण के कार्य लिखो। और अथवा में कहता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। तो ये रहा गाल्जी काय के कार्य, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये रहा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अच्छा सुनो मेरी बात को मेरे भाई, ध्यान से सुनो। देख अगर तेरे को पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सारे सेट का पीडीएफ दे दूंगा तुमको, ठीक है। पीडीएफ विद सोल्यूशन। बाकी यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते जाओ। मैं तो कहता हूँ एक बार वीडियो को देख लिए हो, एक बार सुबह सुबह देख लेना, बस चले जाना तुम, सब क्वेश्चन फंसेगा, तुम्हें मजा आ जाएगा। बोले यार सर सर आज तो मजा आ गया, और बूस्टर हो जाएगा सुबह सुबह। 18 नंबर कहता है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। अथवा कहता है कि उत्तक परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो ये रहा ये कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहते हैं, और उत्तक की परिभाषा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से पढ़ते जाना। पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा उत्तक में अंतर लिखो। अथवा में कहता है कि निम्नलिखित के नाम लिखो, ठीक है। तो आइए पहले पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा वाला देख लेते हैं। तो ये रहा उत्तक पैरेन्काइमा और कैलेनकाइमा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। उत्तक जो शरीर के भीतर अस्तर का निर्माण करता है, ठीक है। उत्तक जो मनुष्य में पेशी और अस्थियों से जोड़ता है, तो जो अस्तर का निर्माण करता है उसे कहते हैं एपिथेलमस उत्तक, ठीक है। और दूसरे को हो जाएगा टेंडन, ठीक है। ये जो उत्तक मनुष्य में पेशी और अस्थियों को जोड़ता है, मतलब आपके हड्डी को जोड़ता है, उसे कहते हैं टेंडन। और उत्तक जो पौधे को भोजन का वहन करता है, पौधे को जो भोजन पहुंचाता है, उसे कहते हैं फ्लोएम। और नेक्स्ट आपका क्या कहता है, उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, जो हमारे मोटापा बढ़ाता है, उसे कहते हैं वसामय। मतलब
मतलब एडिपोस टिश्यूज ये कहा जाता है। ठीक, खत्म, इंग्लिश में देख लो। 20वां नंबर कहता है स्क्लेरन काइमा और कॉलन काइमा में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए दिखा देते हैं। ये भाई क्या हो गया, हाँ ये रहा, स्क्लेरन काइमा और कॉलन काइमा में 4 अंतर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कहता है आपके अथवा में कि रैखित और आरेखित पेशी है। रैखित और आरेखित का एक दूसरा नाम है यार, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ठीक है, ध्यान सुन लो, ऐच्छिक और अनैच्छिक। अगर एग्जाम में पूछ देना कि ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया में अंतर बताओ, तो भी आपको यही लिखना है जो रेखित आरेखी में लिखोगे। ठीक है, ये देखो, इसे ऐच्छिक अनैच्छिक भी कहते हैं। परीक्षा में आ सकता है, ये कोई ना कोई सेट में आपको घुमा देगा, क्योंकि 6 सेटों में पेपर आ रहा है, इसलिए जो कह रहा हूँ वो जरूर करना। न्यूरॉन का चित्र बनाओ, बुक से देख लेना चित्र वगैरह। ठीक है, अथवा क्या कह रहा है कि तंत्रिका ऊतक क्या है, इसकी संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ये रहा है आपके सामने तंत्रिका ऊतक, और इसका चित्र भी बुक से देख लीजिएगा प्लीज, क्योंकि चित्र यहाँ पर मैं नहीं लाया हूँ। जाइलम और फ्लोएम में 4 अंतर बताओ। अथम कहता है कि हृदय पेशी का वर्णन और चित्र बनाओ। फिर से चित्र देख लेना, बाकी जाइलम और फ्लोएम ये रहा तुम्हारे सामने, टेका स्क्रीनशॉट। और अगर तुम्हें चित्र चाहिए, सर हमारे पास चित्र भी नहीं है, बता देना कमेंट करके, बता देना भाई, ले आऊंगा। लेकिन यार मैं इतना तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे पास बुक तो होगा ना, चित्र तो होगा, वहां से देख लेना प्लीज। ठीक है, अगर पढ़ने वाले हो तो देख लोगे। अंतिम हमारा कहता है 23 नंबर कि सूत्र द्वारा प्रदर्शित यौगिक का नाम लिखो। ठीक है, Al2SO4 का होल थ्राइस को क्या कहते हैं, CaCl2 क्या कहते हैं, K2SO4 को क्या कहते हैं, KNO3 को क्या कहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे लिखा गया है Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट है। ये क्या है, ये कैल्शियम क्लोराइड है CaCl2। ये क्या कहता है, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। नेक्स्ट कहता है ये पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। खत्म। ठीक है, अंतिम प्रश्न और देख लो। अंतिम कहता है कि इसका मोलर द्रव्यमान की गणना करो। गजब प्रश्न पूछा है रे, मोलर द्रव्यमान देख, इसका मोलर द्रव्यमान 36 हो जाएगा, इसका 37 हो जाएगा, इसका 63, इसका 26। ये थोड़ी कठिन टाइप का क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी खत्म हो गया आपका सेट नंबर 2। कैसा लगा मेरे भाई, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। और जो जो मैं क्वेश्चन पूछा हूँ बताना जरूर। एक मैं क्वेश्चन पूछा था तुमसे, है ना, अगर तुम आंसर करोगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और पार्ट नंबर 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, कितने मोटिवेटेड हो, कहाँ तक पहुंचे हो वीडियो में बताना जरूर। अगर तुम्हारा कमेंट आएगा पार्ट नंबर 3 का तो अपलोड करूंगा। अगर तुम ढीले पड़ गए तो हम तो ढीले ही पड़े हैं, हमें क्या भाई, पढ़ने वाले को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ने वाले को नहीं पढ़ाएंगे। जिसका ड्रीम है टॉप करना उसको मैं करवाऊंगा, जिसका ड्रीम है ठीक है यार पास हो जाए काम खत्म, तो ठीक है भैया आप पास हो जाओ। तो जैसा भी हो मुझे मैसेज लिख करके जरूर बताना, मैं आपके मैसेज का इंतजार करूंगा, तभी जाकर के नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियो एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।